स्टूडेंट, आज की क्लास में हम भूगोल का जो चैप्टर 2 है उसका अध्ययन करेंगे। चैप्टर नेम आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो हम वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इस क्लास में हम जो ये है पार्ट 1 है हमारा, और इस क्लास में हम विस्तार से कुछ अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है क्या, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा लुप्त होते वन, ठीक है। लुप्त होते वन, देखिए लुप्त होते वन क्या है, तो देखिए किस तरह से जो वन है वो लुप्त हो रहे हैं, कैसे लुप्त हो रहे हैं। तो देखिए लुप्त होते वन, इस तरह से वन लुप्त हो रहे हैं। क्यों लुप्त हो रहे हैं? क्योंकि देखिए ये जंगल है और जंगल में पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है, और काट कर उनको जला भी दिया जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पे जलाया गया है, तो देख लीजिए काट कर इनको जला दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होती है, जो जंगल हो जाते हैं, जो वन हो जाते हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। क्यों लुप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इस सब के बारे में हमें इस चैप्टर पे अध्ययन करना है, ठीक है, पढ़ना है, क्यों लुप्त हो रहे हैं, क्या कारण है लुप्त होने के। तो चलिए सबसे पहले हम जातियों के बारे में बात कर लेते हैं कि जातियां कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, कितनी जातियां होती हैं, उन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए जातियां क्या होती हैं उनको पढ़ लेते हैं। देखिए जातियां यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये हैं जातियां। अब जातियां होती क्या है, तो जातियां क्या होती हैं उसको हम पढ़ते हैं। देख लीजिए जातियां क्या होती हैं, संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, IUCN, ठीक है। इसको अगर हम शॉर्ट में इसको बोले तो IUCN भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, जो IUCN करता है, ये संरक्षण प्रदान करता है प्रजातियों को, ठीक है। तो देखिए के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग इन जातियों को बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले किस प्रकार इनको श्रेणियों में विभाजित किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए तो सबसे पहले है हमारा सामान्य जातियां। अब सामान्य जातियां होती क्या है, तो देखिए सामान्य जातियां क्या होती हैं, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। देखिए सामान्य जातियों में वे आते हैं, वे जंतु आते हैं, वे पशु आते हैं, मतलब वे आते हैं जिनकी संख्या क्या होती है, जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे बात करें तो पशु हो गया, साल हो गया, चीड़ हो गया, कृंतक हो गया, ठीक है। इस तरह कृंतक को ही रोडेंटस भी बोलते हैं, रोडेंटस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है सामान्य जातियां, जिसमें पशु भी आते हैं, साल भी आते हैं, चीड़ भी आता है, कृंतक भी आता है। तो ये है सामान्य जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, उसे ही सामान्य जातियां कहते हैं। आगे आते हैं दूसरे नंबर पे। तो पढ़ना है हमें संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां होती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, ठीक है। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां होती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। जैसे अगर बात करें काला हिरण, ठीक है, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई इत्यादि। संगाई मीन क्या होता है, मणि, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मणिपुरी हिरण, ठीक है। मणिपुरी हिरण मतलब कि मणिपुर का जो हिरण जो मणिपुर में रहते हैं उन्हें ही बोलते हैं मणिपुरी हिरण, संगाई उसी को बोलते हैं, इत्यादि। इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है, मतलब ये संकट में आ गए हैं। कौन कौन से, जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर,
काला हिरण और मगरमच्छ, ये सारियां जो जातियां हैं, ये सारी जो जातियां हैं, ठीक है, ये क्या हो गई हैं, संकट में आ गई हैं, ठीक है। इसीलिए इनको बोला जाता है संकटग्रस्त जातियां, जिनके लुप्त होने का खतरा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं अन्य जाति की। अन्य कौन सी जाति है, अगली जाति की बात करते हैं। अगली जाति है हमारी कौन सी जाति है, तो अगली जाति है हमारी सुभेद्य जाति। क्या बोलते हैं इसको, सुभेद्य जातियां। सुभेद्य जातियां क्या होती हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करती हैं। किसको बोलते हैं ये वे जातियां हैं, ये कौन सी जातियां हैं, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। इन्हीं हम लोग बोलते हैं सुभेद्य जातियां, ठीक है। तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में ये शामिल हो जाएंगी। अभी इनकी संख्या केवल क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है, धीरे धीरे घट रही है। तो इन जिनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है उनमें शामिल कौन है, उनमें शामिल है नीली भेड़, ठीक है, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। इनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है, इसलिए इनको सुभेद्य जातियां बोलते हैं, ठीक है। ये संकटग्रस्त नहीं है लेकिन धीरे धीरे शामिल हो जाएंगी क्योंकि संख्या जो हो रही है इनकी घटती जा रही इत्यादि। इस प्रकार की जातियों के क्या है, उदाहरण है। कौन कौन से, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, नीली भेड़, सुभेद्य जाति की उदाहरण है। अगली जाति की बात करें तो अगली जाति में आती है हमारी दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो दुर्लभ जातियों में कौन आता है, इन जातियों की संख्या बहुत ही कम या सुभेद्य है, ठीक है, बहुत ही कम है, मतलब बहुत कम है या सुभेद्य है। और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। कह रहा है कि इन जातियों की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है, ये सुभेद्य है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां परिवर्तित बदल नहीं रही हैं तो ये जो दुर्लभ जातियां हैं ये भी किस श्रेणी में आ सकती हैं, तो ये भी आ सकती हैं संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में। अगली जाति की बात कर लेते हैं तो अगली जाति हमारी कौन सी है, स्थानिक जाति। स्थानिक जातियां कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। इनको हम लोग कौन सी जातियों में शामिल करते हैं, तो इन सबको हम स्थापित करते हैं या शामिल करते हैं स्थानिक जातियों में, ठीक है। ये निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अंडमानी टील, अरुणाचल के मिथुन, ये सब स्थानिक जातियों में आते हैं, ठीक है। अगली जाति की बात करें तो अगली जाति हमारी है लुप्त जातियां। अब लुप्त जातियां कौन कौन सी होती हैं, तो ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई। मतलब जहाँ पे ये रहती थी वहाँ पर इनके आवासों में खोजा गया लेकिन इनकी कहीं भी क्या हुई, कहीं पर या कह सकते हैं तो कहीं पे भी इनकी अनुपस्थिति मतलब उपस्थिति नहीं मिली, अनुपस्थित रहे ये सभी जगह पे, ठीक है। जब सारी जगहों में इनको अनुपस्थित पाया गया, इनकी प्रेजेंट नहीं पाई गई तो इनको किस श्रेणी में रख दिया गया, लुप्त जातियों में, ठीक है, यह लुप्त श्रेणी में रख दिया गया। देखिए ये उपजातियां स्थानिक क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं, तभी इनको लुप्त जातियों में शामिल किया गया है। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख आदि शामिल है। मतलब ये जो एशियाई चीता है और गुलाबी सिर वाली बतख है ये लुप्त जातियों की श्रेणी में आ रही है क्योंकि ये जो है ये हमारे देश से, हमारे प्रदेश से, हमारे स्थानीय क्षेत्र से या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ये कहीं की आवाज को चेक किया गया लेकिन ये कहीं पर उपस्थित पाई नहीं गई, इसलिए इन्हें लुप्त जातियों के श्रेणी में रख दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं।
देखिए आपको फिगर में थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये देख लीजिए फिगर है, ये यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए, ये देख लीजिए फिगर में, ये जो आपको ये ब्लैक सा दिख रहा है, ये क्या है, ये कर्नाटक में पाए जाने वाला हेट्रोमीट्रस है। ठीक है, इसका पूरा नाम है हेट्रोमीट्रस कानारेंसिस। ठीक है, ये क्या हो गई है, ये कुछ लुप्त, दुर्लभ और संकट ग्रस्त जातियां हैं। ठीक है, तो ये कर्नाटक में पाया जाता था, लेकिन अब ये लुप्त, दुर्लभ और संकटग्रस्त में आ गई है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें, ये जो हरी हरी हमारी दिखाई पड़ रही है औषधि, ठीक है, ये क्या है, तो ये पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाला ऑक्लेंड्रा है। ठीक है, गेबल, जिसका उपयोग चटाई व टोकरी बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब ये भी क्या हो गई है, संकटग्रस्त श्रेणी में आ गई है। अगली बात करें, ये आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, थोड़े थोड़े से दाने दाने से बने हुए हैं, ये है एम्बिलिका राइबीज। कच्चे फल होते हैं इसके, इसमें जो लगे होते हैं, ये कैसे फल होते हैं, पके नहीं होते, कभी भी पकते नहीं है, ये कच्चे ही रहते हैं। ठीक है, ये हमारी संकटग्रस्त औषधि लता है, ये भी अब संकटग्रस्त हो गई है, संकटग्रस्त की श्रेणी में आप पहुंची है। आगे बात करते हैं, ऊपर देख लीजिए तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसे ये क्या है, ये है साइकस विडोमी डायर। क्या है, साइकस विडोमी डायर, ये पूर्वी घाट में पाया जाता है, ये भी अब दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में हो चुकी है। क्या हो गई है, ये एक दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में आ चुकी है। आगे बात करते हैं, तो ये आपको दिख रहे होंगे, इन्हें बोलते हैं निकोबारी ठीक है, निकोबारी मंगापोड या मेगापोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये निकोबारी मंगापोड जो है या मेगापोड, ये संकटग्रस्त हो चुके हैं, ये भी अब क्या हो गए हैं, संकटग्रस्त की श्रेणी में इनको रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे अब बात करते हैं, देख लीजिए आगे बात करते हैं, तो आगे हम पढ़ते हैं भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। ठीक है, अगर भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण पढ़ते हैं तो देखिए 1960, ठीक, कौन सा सन था, 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने, ठीक है, जो पर्यावरण के संरक्षक थे, जैसे कौन थे, जैसे पेड़ के जब काटा जा रहा था तो उसका चिपको आंदोलन चलाया गया था, और बहुत सारे लोग जो थे वो क्या हो गए थे, पेड़ पर चिपक गए थे और उसे काटने नहीं दिया था। लेकिन ये चलाया किसने था, तो ये चलाया था सुंदर लाल बहुगुणा ने। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ पर्यावरण के जो संरक्षक थे, उन्होंने 1960 और 1970 के दशक में राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें ये चलाना चाहिए, क्या चलाना चाहिए, राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम, भारतीय वन्य जीवन, ठीक है, या रक्षण भी इसको कह सकते हैं। ये अधिनियम कब लाया गया था, तो ये अधिनियम लाया गया था 1972 को। ठीक है, इन लोगों ने मांग की थी, लेकिन 1972 में इसे लागू किया गया था, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की क्या थी, देखिए, जिसमें वन्य जीवों के जो आवास थे उनके रक्षण के बारे में बात की गई थी, जो वन में निवास करते थे जीव, और सारे भारत में रक्षित जातियों की सुविधा को देखते हुए किया गया प्रयत्न। ठीक है, तो चलिए, जैसे हमें बनाया क्या गया था, जब 1972 में ये नियम बनाया गया, तो 1972 में ही कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा और हिरण का संरक्षण कर दिया गया। ठीक है, ये कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, गैंडा रहता है, ठीक है, और गैंडा और हिरण का संरक्षण कर दिया गया। ठीक है, ये है कहाँ, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो ये है असम में। कहाँ पर है, असम में। ठीक है, वहीं पर जो हिरण और गैंडे के संरक्षण की बात की गई और वहीं पर उनका संरक्षण किया गया। इसी तरह से चलिए आगे देखते हैं, तो आगे क्या है,
तो देखिए जब 1972 में हमने ये नियम बनाया, ठीक है, गैंडा और हिरण का संरक्षण किया, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, आगे बात क्या की गई कि केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की यहाँ पे, ठीक है। जो हमारी केंद्र में सरकार थी उसने कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिनका जो उद्देश्य था वो गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। जो बेचारे गंभीर खतरे में पड़ चुके थे जीव, उनको रक्षण प्रदान किया गया था 1972 के माध्यम से, ठीक है। तो इन प्राणियों में कौन कौन शामिल थे? इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवड़ी जल मगरमच्छ और घड़ियाल, ठीक है, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल थे। ये सारे जो थे ये किसमें शामिल थे? ये वन प्राणियों को, इन प्राणियों को रक्षण प्रदान किया था। किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार के द्वारा। केंद्रीय सरकार ने ये परियोजना चलाई और इन सभी को रक्षण प्रदान करने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त भी कुछ शामिल है, उनकी बात। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी था, काला हिरण था, चिंकारा था, भारतीय गोंडवान थे और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध कानून रक्षण भी लगाया गया था। मतलब ये कानूनी तौर पर इनमें प्रतिबंध लगाया गया था। पहले संपूर्ण और कुछ जगह पे आंशिक तौर पर जो ये प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। तो मतलब इस तरह से जो जातियां थी उनका क्या किया गया? जीवों का, वन्य जीवों का रक्षण किया गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम इसी में थोड़ा सा बाघ परियोजना के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखिए ये बाघ परियोजना कब लाई गई थी? तो वन्य जीव संरचना के आधार पर ही इसे बनाया गया था और वन्य जीव संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है, ठीक है। अब 1973 में, ये किस सन में? 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर नाम की पहल चालू की। क्या पहल चालू की? प्रोजेक्ट टाइगर नाम की पहल चालू की। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। इसी में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार कितने थे और उनका वितरण किस प्रकार से किया गया था। तो देखिए अगर उनके प्रकार और वितरण की बात करें तो उन्हें 3 भागों में बांटा गया था। जो वन और वन्य जीवों संसाधनों के जो प्रकार थे उन्हें 3 प्रकार से बांटा गया था। पहला था आरक्षित वन। आरक्षित वन में कौन कौन शामिल थे? तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र क्या घोषित किए गए हैं? आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, ठीक है। आरक्षित वनों को क्या माना जाता है? सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। क्यों मूल्यवान माना जाता है? क्योंकि उसी से हमें सारी औषधियाँ प्राप्त होती हैं, खाने की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको जो आरक्षित वन है इन सभी को क्या माना जाता है? बहुत ही मूल्यवान माना जाता है। आगे दूसरा हम डिवाइड करते हैं तो दूसरा भाग है हमारा रक्षित वन। अब रक्षित वन की बात करें, देखिए रक्षित वन क्या होता है? तो वन विभाग के अनुसार, मतलब जिसने बांटा था वन को, तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। कैसा है? 1/3 हिस्सा कैसा है? रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, उसे बोला जाता है रक्षित वन। क्या बोला जाता है? रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को
और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है और इसे ही रक्षित वन बोला जाता है। आगे अगर बात करें तो तीसरा हमारा पार्ट क्या है, अवर्गीकृत वन। ठीक है, पहले आरक्षित वन में बांटा गया, फिर रक्षित वन, और तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन की बात करें तो अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। समुदाय जैसे मतलब कि बहुत से जो समूह हो वो एक में शामिल हो, उसे बोलते हैं समुदाय। ठीक है, तो अन्य सभी प्रकार के वन और जो बंजर भूमि होती हैं जो सरकार, व्यक्तियों को दिए गए और समुदाय के स्वामित्व में भेजे गए, उन्हें हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत वन बोला जाता है। ठीक है, मतलब वो किसी वर्ग में नहीं। उत्तरी प्रश्न की बात करें तो पहला विस्तृत उत्तरी प्रश्न हमारा क्या है, पहला विस्तृत उत्तरी प्रश्न है कि भारत की कुछ संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों के नाम लिखिए और उन्हें बचाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है उसके बारे में लिखना है। तो चलिए इस पॉइंट पे हम पहला नंबर इसका देखते हैं। क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी है। देखिए पहला लिखा हुआ है कि बाघ को भारत सरकार ने संकटग्रस्त वन्य प्राणी घोषित कर दिया है, अभी पीछे हमने पढ़ा था। अतः इनकी सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से कई प्रदेशों में बाघ जो अभ्यारण्य थे वो बनाए गए। ठीक है, बाघ को रहने के लिए उनके लिए बनाया गया घर, जिसे बोला जाता है बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, तो बाघ अभ्यारण्य बनाए गए। ये अभ्यारण्य जो थे वो देश के 14 राज्यों में लगभग 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। हाथी परियोजना के अंतर्गत उन राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती थी जहां पर जंगली हाथियों की स्वतंत्र विचरण करने वाली आबादी है। इसका उद्देश्य पहचाने गए हाथियों की वंश चलाने में समर्थ। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, समर्थ लिख गया, गलत लिख गया है। तो इसका उद्देश्य पहचाने गए हाथियों की वंश चलाने में समर्थ आबादी को उनके प्राकृतिक पर्यावासों में, ठीक है, लंबे समय तक रहने के लिए बनाया गया। ठीक है, लंबे समय तक रहने के लिए भी घर बनाया गया। ठीक है, और अगला नंबर हमारा है, हमारे देश में जो सांपों की संख्या, अगर उनकी बात करें तो हमारे देश में सांपों की जो प्रजातियां हैं वो लगभग 200 प्रजातियां हैं। कितनी है? 200। हमारे देश में कोबरा जैसी जो भयानक प्रजाति है, भयोत्पादक प्रजाति है, पाई जाती है। जैसे विभिन्न प्रकार की छिपकलियां भी यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो सांपों की जो प्रजाति है लगभग वो कितनी है हमारे यहाँ, टोटल 200 प्रजातियां हैं। हमारे देश में सोहन चिड़िया लुप्त प्राय प्रजाति है। ठीक है, सोहन चिड़िया जो पहले होती थी अब वो लुप्त श्रेणी में आ गई है, लुप्त की मतलब अब वो अपने आवास में नहीं पाई जाती है, जो केवल उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, है ना। अतः सरकार अब इन सब के लिए जो इतनी लुप्त होती जा रही, कम संख्या होती जा रही है, वो अब लुप्त की श्रेणी में आती जा रही हैं, तो सरकार इसके लिए अब कदम उठा रही है बेहतर से बेहतर। सरकार ने 200 से अधिक चिड़ियाघर भी स्थापित कर दिए हैं और हमारे देश में पाई जाने वाली जो प्रमुख पक्षी प्रजातियां हैं, ठीक है, जैसे मोर है, कोयल है, चील है, बाज है, कठफोरवा है, तोता है, नीलकंठ है आदि। इसमें से मोर जो हमारा है वो राष्ट्रीय पक्षी भी है हमारा। ठीक है, जिसके पंखों में विविध रंग उसके नाचने के साथ एक अनूठी छटा को भी बिखेरते हैं। अब अगर बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और काला हिरण जो है वो संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में है। ठीक है, तो ये संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। कौन कौन? इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और काला हिरण, ये संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। ठीक है, मतलब संकट से घिरी हुई प्रजातियां हैं ये। ठीक है, अगले नंबर की बात करें तो हमारे देश में बहुत सी पक्षी शरण स्थलियां भी बनी हुई हैं। यहाँ पर पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। इन स्थानों को शिकारियों से दूर रखा जाता है और यहाँ पर शिकार करना वर्जित भी माना गया है। अब सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने पशु पक्षियों की सुरक्षा का बीड़ा उठाया। ये सब
इस क्षेत्र में पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु बिना जन सहयोग के यह काम नहीं पूरा हो सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहना जरूरी है और इसमें जो सरकार की साथ में मदद भी करनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। ये उसका प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, देखिए यहीं पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें 120 शब्दों में देने हैं। आप यहाँ पे प्रश्न नंबर जो हमारा दूसरा है लिख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा का ये पहला पार्ट है। तो इसमें क्या लिखा है, भारत में विभिन्न समुदायों में हमें क्या करना है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं और वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, के रक्षण में योगदान क्या दिया गया है लोगों के द्वारा, उसे विस्तार पूर्वक उसकी विवेचना करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ के हम उसको करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भारत में जो परंपरागत रूप से कई प्रजातियां जो पाई जाती हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में भी निवास करती हैं। वन उनका निवास स्थल है, इसलिए ये स्थानीय जातियां सरकार के साथ मिलकर वनों का संरक्षण करने में जुटी हैं। राजस्थान के सरिस्का, ठीक है, गांव के लोगों ने वहां पर खाने खोदने का विरोध किया। इसके लिए उन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का सहारा लिया। राजस्थान के अलवर में लोगों ने शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वयं नियम बनाए हैं। ठीक है, राजस्थान ने जो है अलवर जो नगर है, यहाँ के लोगों ने स्वयं नियम बनाए हैं। ठीक है, हिमालयन क्षेत्र में चिपको आंदोलन ने जातिगत कार्यों को प्रोत्साहन देते हुए यहाँ पर वनों को बचाया है। ठीक है, तो ये विभिन्न कार्य किए गए हैं वनों को बचाने के लिए। विभिन्न प्रजातियों के लोग भिन्न भिन्न पेड़ों की जो क्या करते हैं, पूजा करते हैं, इसलिए वे उन्हें संरक्षण भी प्रदान करते हैं। जैसे छोटा अगर नागपुर में बात करें तो मुंडा और संथाल जात के लोग महुआ की और कदम्ब की पूजा करते हैं। इस प्रकार वे वनस्पति और जीवों को भी क्या प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। इसी के दूसरा नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि वनों और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, किस प्रकार से उनके रीति रिवाज जो हैं उसमें संरक्षण में सहयोग किया गया है। ठीक है, तो अगर बात करें सहयोग की तो वन्य जीवों की दो संकटापन्न प्रजातियां बाघ और कौन है, बाघ और हिरण थी शायद। ठीक है, तो राजस्थान एवं मालवा पठार में दिखाई देने वाली सोहन चिड़िया, अच्छा सोहन चिड़िया थी। तो दो प्रजातियां कौन कौन थी, बाघ और राजस्थान एवं मालवा पठार में पाई जाने वाली सोहन चिड़िया, ये दोनों संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में हैं। वन्य जीवों की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, तो भारत सरकार ने असम के हाथी और गैंडों को संरक्षण देने के लिए बहुत से सार्थक कदम उठाए हैं। ठीक है, यहाँ पे भारत सरकार ने विभिन्न जगहों पर क्या बनाए हैं, अभ्यारण्य बनवा दिए हैं, जिससे जो पशु हैं उनका संरक्षण हो सके। तो ये भारत सरकार के द्वारा निम्न कार्य किए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड का ही थर्ड है कि बिल्ली वंश के पशुओं का वर्णन करना है हमें। ठीक है, किस प्रकार से बिल्ली वंश के पशुओं की जो जैसे बाघ उनका संरक्षण किया गया और क्या क्या कदम उठाए गए। तो चलिए पहले क्वेश्चन मतलब पहले नंबर में पढ़ते हैं। तो देखिए शिकार पर सबसे पहले कठोर नियंत्रण लगाया जाए। ठीक है, अगर बिल्ली वंश के हमें पशुओं की रक्षा करनी है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिकार करने पर कठोर नियंत्रण लगाया जाए। ठीक है, चोरी से वन में घुसकर शिकार करने वालों और पशु चराने वालों पर भी कड़ी दृष्टि रखी जाए। नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या में और अधिक वृद्धि की जाए जो पहले से है। यहाँ जीवों की सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए जाएं। ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर से बेहतर प्रबंध किए जाएं। आगे बात की गई है कि वन्य जीवों के आरक्षित क्षेत्र में प्रजनन कार्य को बढ़ावा दिया जाए और कार्यशालाएं, गोष्ठियां, सम्मेलन और जीव सुरक्षा पर
प्रदर्शनियों का समय समय पर आयोजन किया जाए। अन्य जीवों के उपचार हेतु उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। वन्य जीवों के सुखपूर्वक वास करने तथा प्रजनन करके संख्या बढ़ाने के समस्त साधनों को भी बढ़ाया जाए। तो ये बेहतर अगर कदम किए जाएंगे तो हमारी जो प्रजातियां हैं वो क्या हो जाएंगी, संकट ग्रस्त से मुक्त हो जाएंगी। ठीक है, हमारी जो प्रजातियां हैं उनकी सुरक्षा होगी और उनकी क्या होगी, जो पशु हैं बिल्ली वंश के जो जैसे चीता, शेर, ये जो प्राणी हैं इनकी सुरक्षा की जाएगी तो ये लुप्त नहीं होंगे, संकटग्रस्त भी नहीं होंगे और इनकी संख्या लगातार क्या होती है, बढ़ती रहेगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आ दीजिएगा इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन 120 शब्द होंगे इसमें। ठीक है, तो 120 शब्दों में दीजिए, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये भी है। ठीक है, पहला नंबर क्या है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये विस्तार से लिखना है हमें। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन ही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जैव विविधता को पढ़ते हैं, क्या होती है जैव विविधता। ठीक है, तो जैव विविधता क्या होती है, सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पे, जैव, ठीक है, विविधता। ठीक है, विविधता, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, अब हेडिंग डालने के बाद हम पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी अगर देश में देखें, ठीक है, तो वहां पर पाए जाने वाले जीवों की भिन्न भिन्न जो जातियां होती हैं और उनकी विशेषताएं, ठीक है, वही कहलाती हैं जैव विविधता। क्या कहलाती हैं, जैव विविधता। किसी भी देश में पाए जाने वाले जीवों की भिन्न भिन्न जातियां और उनकी विशेषताएं जैव विविधता कहलाती हैं। भारत के वन्य जीव बहुप्रजाति वाले बड़ी संख्या में हैं। भारत में अभी तक ज्ञात 89,251 प्रजातियां हैं। ये सभी पारिस्थितिकी का एक हिस्सा हैं और एवं प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करती हैं। यदि पारिस्थितिकी को संतुलित ना रखा जाए तो इससे जंतुओं और पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां भी क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी या विलुप्त हो जाएंगी। इन कारणों से भावी पीढ़ियों हेतु इन दुर्लभ पशु पक्षियों का परिरक्षण करना अनिवार्य हो गया है। इनका रक्षण करना क्या हो गया है, अनिवार्य हो गया है। वन्य जीव प्रकृति की सुंदरता में निखार लाते हैं। ठीक है, जो वन्य जीव होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे गलत लिखा है, इसे सही कर लीजिए, प्रकृति कर लीजिएगा। ठीक है, तो वन्य जीव प्रकृति की सुंदरता में निखार लाते और इनका विनाश होने की दशा में प्राकृतिक सुंदरता भी क्या होती है, दम तोड़ देती है। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें इनके नंबरों की तो देख लीजिए, पहला नंबर क्या है, क्या क्या किया गया है इसमें। तो राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 1983 वन्य जीवों के संरक्षण की रणनीति और कार्यक्रमों का ढांचा प्रदान करती है। भारत के विभिन्न राज्यों में अब तक स्थापित 13 जैव आरक्षित क्षेत्रों में 8 क्षेत्र हैं, नीलगिरी, नंदा देवी, नोक्रेक, मानस, सुंदरवन, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और दिवांग। ठीक है, दिहांग और दिवांग। इस समय कुल कितने नेशनल पार्क हैं, तो अगर नेशनल पार्क की बात करें तो 84 नेशनल पार्क टोटल हैं अभी। ठीक है, और 49 वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थापित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करिए। भारत सरकार ने संकटापन्न प्रजातियों, ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे भी सही कर लीजिएगा, प्रजातियों लिख लीजिएगा। ठीक है, तो भारत सरकार ने संकटापन्न, जो संकट है, संकट में है, उन प्रजातियों के संरक्षण और परिरक्षण, ठीक है, राबी लिख दीजिएगा यहाँ पे, परिरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित
किया है। वन्य जंतु और पादप जगत की संकटापन्न प्रजातियों, ठीक है, यहाँ पे सही कर दीजिएगा, प्रजातियों लिख दीजिएगा, सब जगह पर्यायों लिखा है, प्रजातियों, ठीक है, प्रजातियों लिख दीजिएगा सही से, ठीक है। प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का एक सदस्य भारत भी है, ठीक है, भारत ने भी इसमें सदस्यता ली है। इस सम्मेलन के अधीन संकटापन्न प्रजातियों के किसी, यहाँ पे भी सही कर लीजिएगा, प्रजातियों लिख लीजिएगा, किसी तरह के निर्यात या आयात और उनके वाणिज्यिक दोहन को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे भारत सरकार जो है वो वन जीवों की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर जो कदम है, नियम है, वो उठा रही है। वो इनके निर्यात और आयात पर भी प्रतिबंध लगा रही है और इनके संरक्षण का विशेष तौर पर सुविधा प्रदान कर रही है इनके संरक्षण के लिए, ठीक है। तो ये हमारे भारत सरकार के द्वारा विशेष कार्य किया जा रहा है इनके क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसी का पार्ट नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर दूसरा है। क्वेश्चन है, विस्तार पूर्वक हमें बताना है कि मानव जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। जो मानव की क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से हमारी प्राकृतिक वनस्पति को और प्राणियों के हानि का कारक बन रही हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए, अगर बात करें तो मानव में अपनी बढ़ती हुई लालच की प्रवृत्ति के कारण, ठीक है, प्रकृति को संसाधन के रूप में बदल दिया है। वह इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ उठाना चाहते हैं। सर्वाधिक बुरा प्रभाव जब पड़ता है जब वनस्पति और जीवों पर पड़ा है। जब सर्वाधिक जो बुरा प्रभाव पड़ा है वो कहाँ पे पड़ा है, तो वनस्पति और जीवों पर पड़ा है, क्योंकि वनों के कटाव से इसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। अगर वन काटे जा रहे हैं तो उससे धीरे धीरे जो वनस्पतियां होगी वो क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे जो जीवन हो जाएगा वो खतरे में पड़ जाएगा। संसाधनों का सर्वाधिक शोषण जो हो रहा है वो उपनिवेश काल में हुआ है, ठीक है, जब 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खेती के लिए साफ कर दिया गया, ठीक है। इतना जो क्षेत्र था उसको किसके लिए साफ कर दिया गया, खेती के लिए। निम्नलिखित मानवीय क्रियाओं ने वनस्पति और जीवों का आवास छीनकर उनके क्षरण को बढ़ावा दिया है। जैसे अगर बात करें पहले नंबर में तो तीव्र औद्योगिकरण, ठीक है, औद्योगिकीकरण, ठीक है, इसका क्या है उदाहरण है, ठीक है। सबसे मतलब तेजी से जो है वो उद्योग लगाए जा रहे हैं, ठीक है, और अत्यधिक कृषि का दबाव भी यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। कृषि के लिए जो भूमि है वो क्या की जाती है, नष्ट की, जो वनस्पतियां वो नष्ट कर दी जाती हैं, जिससे कृषि मतलब कृषि कार्य हो, ठीक है। तो इस तरह से भी जो वन में है वो क्या हुआ है, बुरा प्रभाव पड़ा है। बढ़ती जनसंख्या की आवास की आवश्यकता, उसके लिए भी जो है वनों को काटा गया, उनको जलाया गया, ठीक है, हटाया गया, जिससे आवास वहाँ पे बन सके, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। दूसरा अगर बात करें तो रेलवे का विकास, रेल की स्थापना करने के लिए जो रेल लाइन पटरी जो पड़ती है, ठीक है, उसके लिए भी जो जहाँ पे वन थे उनको हटाया गया, ठीक है। आनंद प्राप्ति के लिए शिकार, लोग क्या करते थे, आनंद प्राप्ति के लिए शिकार भी करते हैं जीवों का, ठीक है, उसके कारण भी जो है वो वनों में और वन जीवों में क्या हुई है, क्षति पहुंची है, ठीक है। अगली बात करें तकनीकी विकास, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं लग रही हैं, ठीक है, ये वनों को नष्ट करके ही लगाई जा रही हैं, जिससे जो वन हो रहे हैं उनमें अत्यधिक जो हो क्या हो रही है, क्षति पहुंचती है। तो ये मेन कारण थे जिनके कारण क्या होता है, जो हमारी वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति है और प्राणियों के हानि का ये क्या बन रही है, कारण बनती है, ठीक है। तो